Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we will discuss upon the modern theory of rent. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द मॉडर्न व्यू ऑफ रेंट एंड रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट के बेसिस पर किस तरीके से रेंट को एनालाइज किया जाता है और किस तरीके से रेंट को डिटरमाइन किया जाता है। ओके, रेंट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सेंस कैन अराइज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इट मीन्स दैट मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट केवल और केवल लैंड के रेंट के रेफरेंस में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं करती, बल्कि ये हर टाइप के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रिलेशन में एक्सप्लेनेशन को प्रोवाइड करती है कि उसके रेफरेंस में रेंट अराइज क्यों होता है। अगर मैं मॉडर्न थ्योरी की बात करूं तो इस मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक रेंट ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज द एक्सेस ओवर इट्स ट्रांसफर अर्निंग। और ट्रांसफर अर्निंग के कॉन्सेप्ट को हमने पहले भी डिस्कस किया था। It means that what a factor may be earning in its present employment over what it could earn in its next best employment। इसका मतलब जो मॉडर्न थ्योरी है वो ट्रांसफर अर्निंग के बेसिस पर रेंट को डिफाइन करती है और इस रेंट को इसने इकोनॉमिक रेंट का नाम दिया है। तो इसने बोला है कि जो इकोनॉमिक रेंट है किसी पर्टिकुलर फैक्टर का वो उसके ट्रांसफर अर्निंग के एबव जो भी एक्सेस है, जो सरप्लस है, उसको डिफाइन करता है। ट्रांसफर अर्निंग क्या होती है? जब हम किसी पर्टिकुलर फैक्टर को उसके प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट से कंपेयर करें और फिर उसको उस पर्टिकुलर नेक्स्ट बेस्ट एम्प्लॉयमेंट में फॉरवर्ड करें तो उसका जो डिफरेंस है उसे हम ट्रांसफर अर्निंग का नाम देते हैं और उसके बेसिस पर हम जो रेंट डिटरमाइन करते हैं, जो एक्सेस अमाउंट को डिटरमाइन करते हैं, वो उसका इकोनॉमिक रेंट कहलाता है। यानी कि अगर हम किसी पर्टिकुलर फैक्टर को उसके प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट के अर्निंग से कंपेयर करें और फिर हम उसको उसके नेक्स्ट बेस्ट एम्प्लॉयमेंट की अर्निंग से कंपेयर करें तो जो डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच का उसे हम उसके इकोनॉमिक रेंट के नाम से डिफाइन करते हैं, या हम इसको ट्रांसफर अर्निंग के बेस्ड पर अराइज किए हुए इकोनॉमिक रेंट के नाम से डिफाइन करते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? तो इसका मतलब ट्रांसफर अर्निंग क्या हो गई? ये वो मिनिमम अर्निंग हो गई जो किसी भी पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को उसके वर्क के लिए उसे पे की जानी चाहिए फॉर द प्रेजेंट यूज, या फिर प्रेजेंट इंडस्ट्री, या फिर प्रेजेंट ऑक्यूपेशन के लिए। यानी कि अगर वो अपने प्रेजेंट यूज में है, प्रेजेंट इंडस्ट्री में अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है, या प्रेजेंट ऑक्यूपेशन में है, तो उस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में उसे बने रहने के लिए ये अमाउंट, ये मिनिमम अर्निंग उसको पे की जानी जरूरी है। ये उसको इंड्यूस करती है, ये उसको मोटिवेट करती है कि उसको उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बने रहना है, उसे उस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में बने रहना है, या प्रेजेंट यूज में बने रहना है। और अगर आप उसको वो पर्टिकुलर मिनिमम अर्निंग पे नहीं करोगे तो वो क्या करेगा? वो अपने नेक्स्ट बेस्ट एम्प्लॉयमेंट की तरफ मूव कर जाएगा और प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट को वो छोड़ देगा। तो ये पर्टिकुलर मिनिमम अर्निंग तो उसको पे की जानी चाहिए। तो जो मिनिमम अर्निंग आप उसको पे कर रहे हो इसे हम ट्रांसफर अर्निंग के नाम से जानते हैं। बट इफ अ फैक्टर इन इट्स प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट इज अर्निंग मोर देन द मिनिमम नेसेसरी टू कीप इट इन दैट एम्प्लॉयमेंट, द एक्सेस इज कॉल्ड इकोनॉमिक रेंट। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर फैक्टर है जो प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट में अपने मिनिमम अमाउंट से ज़्यादा अर्न कर रहा है, तो जो एक्सेस वो अर्न कर रहा है उसे हम उसके इकोनॉमिक रेंट के नाम से जानते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये ट्रांसफर अर्निंग का कॉन्सेप्ट है और इस ट्रांसफर अर्निंग के बेसिस पर अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट हम किसी भी पर्टिकुलर फैक्टर के रेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रांसफर अर्निंग और इकोनॉमिक रेंट के कॉन्सेप्ट को, यानी कि उस इकोनॉमिक रेंट को जिसे हम ट्रांसफर अर्निंग के बेसिस पर डिफाइन करते हैं, उसे हम एक एग्जाम्पल के बेसिस पर बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए देयर इज अ पीस ऑफ लैंड एंड दिस पीस ऑफ लैंड इज डिवोटेड टू द कल्टीवेशन ऑफ केन। गन्ने की कल्टीवेशन के लिए हम इस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड को यूज कर रहे हैं और इसकी वजह से जो इसकी टोटल अर्निंग है वो है ₹1500। इसको 1500 रुपये मिल रहे हैं अगर ये केन की खेती को फॉलो करता है
अब मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड को इसके नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज में पुटअप किया जाता है, और मान लीजिए कि अब इस पर कॉटन का कल्टीवेशन किया जाता है, या कॉटन के कल्टीवेशन के लिए इस पीस ऑफ लैंड को यूज किया जाता है, तो इसको अमाउंट मिलती है ₹1200, क्योंकि ये बेस्ट नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज है, तो इस पे जो अमाउंट मिलेगी वो पहले वाले से कम मिलेगी। तो जो 1200 रुपये है ये हो गई इसकी ट्रांसफर अर्निंग। पॉइंट क्लियर हो गया? यानी कि जो पर्टिकुलर फैक्टर का नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज है और उसमें उसको जो अमाउंट मिल रही होती है उसे हम उसकी ट्रांसफर अर्निंग का नाम देते हैं। ट्रांसफर अर्निंग क्यों है? क्योंकि अगर उसको अपने बेस्ट यूज में उतनी अमाउंट नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा, वो ट्रांसफर अर्निंग के पॉइंट पर स्विच कर जाएगा। यानी कि वो क्या करेगा, अगर उसको 1500 रुपये नहीं मिल रहे होंगे केन के कल्टीवेशन से, तो क्या करेगा, वो अपने नेक्स्ट बेस्ट यूज यानी कि कॉटन के कल्टीवेशन की तरफ मूव कर जाएगा और वो 1200 रुपये को अर्न करेगा। तो 1200 रुपये क्या हो गई इसकी, है ना, ट्रांसफर अर्निंग हो गई। और यहाँ जो एक्सेस उसको अर्न हो रहा है वो कितना एक्सेस अर्न हो रहा है, 1500 माइनस 1200। तो 300 रुपये का जो एक्सेस है या 300 रुपये का जो सरप्लस है ओवर द ट्रांसफर अर्निंग ऑफ द फैक्टर, हम इसको इसका इकोनॉमिक रेंट के नाम से जानते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेता हूँ, हालांकि मैंने इसको नोट नहीं करा है। मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन है एक्स और ही इज प्रोफेसर इन एनी ऑफ द कॉलेज, और उसको अमाउंट मिल रही है 40,000 रुपीज पर मंथ। लेकिन अगर वो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को फोकस करे, यानी कि वो अगर बिजनेस में मूव कर जाए और एक मैनेजर की पोस्ट पे चला जाए, तो वहां उसको अमाउंट मिलेगी 30,000। तो जो उसकी ट्रांसफर अर्निंग है वो कितनी हो गई, 30,000, और उसका इकोनॉमिक रेंट कितना हो गया, 40,000 माइनस 30,000 यानी कि 10,000। यानी कि उसको जो उसके नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज से जो एक्सेस अमाउंट मिल रही है इन द प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, जो क्या है, टीचिंग, वो कितनी है, 10,000। तो ये 10,000 की जो एक्सेस है वो इसके लिए इसका इकोनॉमिक रेंट को डिफाइन करेगी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। पॉइंट क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन ये बनता है कि इकोनॉमिक रेंट कैसे अराइज होता है। अराइज होने के पीछे केवल और केवल एक ही रीजन होता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। Economic rent in the sense of surplus over transfer earning will arise when the supply of the factor units is less than perfectly elastic। जब फैक्टर्स की जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है या फैक्टर यूनिट है उनकी इलास्टिसिटी लेस देन परफेक्टली इलास्टिक होगी, तब उस केस में इकोनॉमिक रेंट अराइज होगा। और हम इसको डिमांड और सप्लाई फैक्टर के इंटरेक्शन के बेसिस पर डिटरमाइन कर लेते हैं। तो बात ये आती है कि और कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां इकोनॉमिक रेंट के अराइज होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो ऐसी 3 कंडीशंस हैं जिनमें हम क्या कर सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को डिफाइन कर सकते हैं। पहली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है जब फैक्टर्स की सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होती है, और दूसरी होती है जब फैक्टर्स की सप्लाई लेस देन परफेक्टली इलास्टिक होती है, और तीसरी सिचुएशन होती है जब फैक्टर्स की सप्लाई इनइलास्टिक होती है। ये 3 सिचुएशंस होती हैं, लेकिन इन 3 सिचुएशंस में से केवल और केवल एक ही सिचुएशन है, बी सिचुएशन, व्हेन द सप्लाई ऑफ द फैक्टर्स इज लेस देन परफेक्टली इलास्टिक। तो इस केस में इकोनॉमिक रेंट अराइज होता है। पॉइंट क्लियर हो गया? इसी केस में इकोनॉमिक रेंट अराइज होगा, ए केस में यानी कि जब सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, या सी केस में जब सप्लाई इनइलास्टिक है। इन दोनों ही केस में इकोनॉमिक रेंट अराइज नहीं होता है। अब किस तरह से अराइज होता है, किस तरह से अराइज नहीं होता है, इनको हम 3 अलग अलग थ्योरीज, जो इसके 3 अलग अलग पार्ट्स हैं, उनमें इसको प्रॉपर्ली डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पार्ट आता है इसके अंदर, व्हेन द सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। जब सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है उस केस में हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि इकोनॉमिक रेंट अराइज होता है या इकोनॉमिक रेंट अराइज नहीं होता है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट केस, व्हेन द सप्लाई ऑफ फैक्टर यूनिट्स इज परफेक्टली इलास्टिक। जब फैक्टर्स की जो सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक है। डिमांड कर्व को हम मान के चलते हैं, दैट इज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
लेकिन यहाँ पर हम सप्लाई के बेसिस पर रेंट को किस तरह से डिटरमाइन करेंगे, इसके लिए हम पहले केस को स्टडी कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर केस में देयर विल बी नो सरप्लस और इकोनॉमिक रेंट एंड द एक्चुअल अर्निंग विल बी इक्वल टू द ट्रांसफर अर्निंग। यानी कि ये वो केस होगा जहाँ किसी भी पर्टिकुलर फैक्टर की जो एक्चुअल अर्निंग है वो उसकी ट्रांसफर अर्निंग के बराबर होगी और कोई भी सरप्लस या इकोनॉमिक रेंट अराइज नहीं होगा इस पर्टिकुलर कंडीशन में। अगर कोई डिफरेंस होता भी है देन इट विल बी कॉम्पिटेड अवे, ये तुरंत कंपटीशन की वजह से आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी, और कंडीशन हो जाएगी एक्चुअल अर्निंग ट्रांसफर अर्निंग के इक्वल हो जाएगी। अब हम जब कह रहे हैं कि जो फैक्टर्स की सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक है, इसका मतलब क्या हुआ कि गिवन प्राइस पर या गिवन रेम्युनरेशन पर जो एंटरप्रेन्योर है वो जितने नंबर ऑफ फैक्टर यूनिट्स को एम्प्लॉय करना चाहे, एंगेज करना चाहे, कर सकता है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। यानी कि चाहे फैक्टर्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो, वो ज़्यादा क्वांटिटी में फैक्टर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, या फैक्टर्स को कम एम्प्लॉयमेंट, कम लेवल में या कम क्वांटिटी में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, उसे सेम प्राइस सेम रेम्युनरेशन पे करना है। एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन पे नहीं करना है अगर उसको एक्स्ट्रा क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है, चाहे उसे कम क्वांटिटी चाहिए फैक्टर्स की या उसे ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए, उसको सेम रेम्युनरेशन या सेम प्राइस पे करना है फैक्टर्स के लिए। तब हम कहते हैं द सप्लाई ऑफ फैक्टर इज परफेक्टली इलास्टिक। क्योंकि सिचुएशन ऐसी बन रही है तो ऑब्वियसली जो फैक्टर्स है उनके लिए कोई भी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज अवेलेबल नहीं होगा, और जब नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज अवेलेबल नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली जो एक्चुअल अर्निंग है वो ट्रांसफर अर्निंग के इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब कोई भी पर्टिकुलर फैक्टर अपनी ट्रांसफर अर्निंग से ज़्यादा अर्न करने की सिचुएशन में नहीं होगा। यानी कि जो उसकी ट्रांसफर अर्निंग के बेसिस पर उसकी इनकम जनरेट हो रही है वो केवल उतना ही अर्न करेगा। इसका मतलब उसका कोई भी सरप्लस अर्निंग नहीं होगी और हम उसके इकोनॉमिक रेंट को यहाँ जीरो मानेंगे क्योंकि सरप्लस अवेलेबल ही नहीं है अर्निंग में। जब सरप्लस अवेलेबल नहीं है तो ऑटोमेटिकली जो उसका इकोनॉमिक रेंट होगा वो जीरो होगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम एक ग्राफ के हेल्प से और इजीली समझ सकते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, और इसके बेसिस पर जो रेंट है लैंड का या फैक्टर का वो किस तरीके से डिटरमाइन किया जा सकता है। तो यहाँ मैंने एक कर्व ड्रॉ किया है और ये जो डी कर्व है ये डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, डिमांड कर्व है फैक्टर्स का। यानी कि मोर प्राइस लेस क्वांटिटी डिमांडेड एंड लेस प्राइस तो मोर क्वांटिटी विल बी डिमांडेड। तो इसका मतलब इसका जो शेप रहेगा, इसका जो स्लोप रहेगा वो डाउनवर्ड होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये तो हमने एज्यूम कर लिया है। यहाँ पर बात आती है सप्लाई कर्व की। सप्लाई कर्व क्या है? परफेक्टली इलास्टिक। तो यहाँ मैंने एस एस सप्लाई कर्व रिप्रेजेंट किया है जो कैसा है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब ये हुआ कि हम क्वांटिटी ऑफ फैक्टर जैसे मैंने एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया है उसको चाहे बढ़ाएं या फिर उसको कम करें। जो प्राइस ऑफ द फैक्टर है जिसको मैंने वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया है वो क्या रहता है? सेम रहता है। वो कितना रहेगा? ओ एस के इक्वल। पॉइंट क्लियर हो रहा है? इट विल बी इक्वल टू ओ एस ऑलवेज, चाहे आप क्वांटिटी ऑफ फैक्टर को ज़्यादा रखते हैं या क्वांटिटी ऑफ फैक्टर को कम रखते हैं। फैक्टर के प्राइस पर उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर है वो एक ही पर्टिकुलर प्राइस फैक्टर को प्रोवाइड कर रहा है एंड दिस इज इक्वल टू ओ एस। दैट्स वाई एस एस इज अ परफेक्टली इलास्टिक कर्व। नाउ व्हाट यू आर लुकिंग, ये जो डिमांड कर्व है डी डी ये इस एस एस सप्लाई कर्व को पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये पॉइंट पी क्या होगा? ये इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा और इसके अकॉर्डिंग जो अमाउंट जो प्राइस पे किया जाएगा वो तो ओ एस ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं। इक्विलिब्रियम पॉइंट चाहे कहीं भी डिटरमाइन हो उसके प्राइस में यानी कि फैक्टर्स के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होगा। हाँ, जो फैक्टर का आउटपुट है या क्वांटिटी है वो ज़्यादा या कम हो सकती है अकॉर्डिंग टू द डिमांड, लेकिन उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट के बेसिस पर प्राइस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ जो क्वांटिटी ऑफ फैक्टर है वो कितनी निकल कर आई? पी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है एक्स एक्सिस पर जो एम पॉइंट पर टच कर रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो ओ एम है इट इज रिप्रेजेंटिंग द क्वांटिटी ऑफ फैक्टर। इसका मतलब जो अर्निंग है
इस फैक्टर की वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू OSPM. दिस इज द एक्चुअल अर्निंग ऑफ द फैक्टर्स विच इज इक्वल टू द ट्रांसफर अर्निंग. इसका मतलब कोई भी सरप्लस यहाँ अवेलेबल नहीं है, यानी कि इकोनॉमिक रेंट कितना हो गया इसका, 0 हो गया. और OS क्या शो कर रहा है इसका, OS पर्टिकुलर प्राइस को शो कर रहा है जो इसको पे किया जा रहा होगा उसकी सर्विसेज के एक्सचेंज में. तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जब फैक्टर्स की सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होती है तो उस केस में कोई भी इकोनॉमिक रेंट अराइज नहीं होता है. ठीक है, अब बचती हैं इसकी बाकी की दो सिचुएशंस, लेस देन परफेक्टली इलास्टिक की, और एक है कंडीशन इसके अंदर परफेक्टली इनइलास्टिक की. इन दोनों सिचुएशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.